नमस्कार साथियों, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखने के लिए हम पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2011 जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया, इन वेरिफिकेशन ऑफ असेट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इज, ऑडिटर की क्या ड्यूटी रहती है जब वेरिफिकेशन ऑफ असेट का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 2 असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट 2013 में पूछा गया, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इंक्लूड्स क्या क्या शामिल है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में पूछा गया, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज टू डन टू असर्टेन, क्या निर्धारित करने के लिए जो है लायबिलिटीज का जो है हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरिफिकेशन ऑफ असेट इज डन टू असर्टेन। देखो क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में जो रिपीट हुआ वो क्वेश्चन वापस से यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन 5 जो है RS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंकेक्षक निम्नलिखित कार्य सामान्यतः एक विशिष्ट क्रम में पूरा करता है। वेरिफिकेशन की प्रोसीजर के संबंध में क्वेश्चन है कि जब वो वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसका क्रम क्या होगा, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 जो कंसाइनमेंट गुड्स हैं उनका मूल्यांकन किस वैल्यू पे किया जाना चाहिए, उसके वैल्यूएशन के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। जूनियर अकाउंटेंट का जो JVNL का पेपर होता है उसके संबंध उस एग्जाम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 7 ऑडिटर उस इमारत के मूल्यांकन का सत्यापन कर रहा है जिसे ग्राहक ने खुद बनाया है, और सत्यापन के प्रयोजन में निम्न में से कौन सा दस्तावेज सबसे कम प्रासंगिक होगा, उसके बारे में पूछा गया। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ये जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम जो JVNL का उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है, RS प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। और संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट 2013 में जो पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक के संबंध में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हो सकता है अपने इस एग्जाम में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई सत्यापन होता क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी होती क्या है। देखो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी जो प्रोसीजर है वो वाउचिंग के बाद की प्रक्रिया है। सबसे पहले ऑडिटर के द्वारा जो भी प्लानिंग की जाती है और ऑडिट वर्क स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले काम क्या करता है, वो जो भी व्यवसाय से संबंधित ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका उन ट्रांजेक्शन के संबंध में जो वाउचर्स जो सपोर्टिंग्स लगे हैं उसको साथ में रखकर उनकी वो क्या करता है, प्रमाणन करता है, उनका वाउचिंग करता है। वाउचिंग करने के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसके बाद जो बैलेंस शीट बन रही है आपकी, तो बैलेंस शीट के संबंध में हमें क्या करना होता है, असेट्स और लायबिलिटी के संबंध में हमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो उसके अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज होती है जिसको हमें देखना होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें, हम देखते हैं कि जो भी असेट्स और लायबिलिटी है उसका बैलेंस शीट डेट के दिन उसको बैलेंस शीट के अंतर्गत शामिल किया है। फिर हम उसका देखते हैं कि जो शामिल किया हुआ उसका वैल्यूएशन, उसका प्राइस जो है, जो जिस मूल्य पे वैल्यू किया क्या वो फेयर है। फिर वो बैलेंस शीट डेट के अंतर्गत जो असेट्स और लायबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो आपकी संस्था से संबंधित ही है, क्या ओनरशिप आप ही की है ना, और उसकी अधिकार क्षेत्र आपका कितना है, वो कितनी जो है वो संस्था के पास की है, और क्या उसके ऊपर कोई लोन वगैरह अगर असेट है तो उसके ऊपर कोई लोन वगैरह मॉर्गेज के ऊपर तो नहीं रखा गया है। मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज जो करते हैं, ये जो एक्टिविटीज की जाती है वो किसके लिए की जाती है, वेरिफिकेशन करने के लिए की जाती है, असेट्स और लायबिलिटी के लिए। तो एक ऑडिटर का उसके पीछे उद्देश्य होता है, जब भी वो वेरिफिकेशन करता है उसके अंतर्गत जो उद्देश्य हैं आपके, ये कुछ उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो संपत्तियों की विद्यमानता के प्रति, उसके एग्जिस्टेंस के प्रति नियोक्ता को आश्वस्त करता है कि यस, जिस दिन बैलेंस शीट बनी उस दिन जो असेट थी वो आपकी उस दिन विद्यमान है। साथ ही मूल्यांकन विधि के बारे में आपकी उचितता प्रदान करता है कि जो वैल्यूएशन मेथड जो आपने अप्लाई किया है और संस्था के द्वारा अप्लाई किया गया है वो बिल्कुल सही है। और संपत्तियों पर संस्था के स्वामित्व और स्वत्व की पुष्टि भी करता है, और वो संपत्तियां जो हैं वो मॉर्गेज्ड यानी उसके ऊपर लोन लिया गया उसके ऊपर कोई प्रभाव उत्पन्न होता है नहीं होता है उसके बारे में भी वो स्थिति स्पष्ट करता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि बैलेंस शीट में शामिल किए जाने की पुष्टि की उस संपत्ति को संस्था की बैलेंस शीट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो ये कुछ बातें जो है वो ऑडिटर के द्वारा की जाती है ताकि जो है वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको फुलफिल किया जा सके। और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है उसका शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस असेट्स का डिस्क्लोजर प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ है।
जो भी संपत्तियां हैं स्पष्ट रूप से बैलेंस शीट में दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, सबसे पहला यही जांच करना होता है। फिर उसके एग्जिस्टेंस की जांच की जाती है, उसके अस्तित्व की जांच की जाती है कि फिजिकली रूप से वो अवेलेबल है अथवा नहीं है। वैल्यूएशन प्रोसीजर देखा जाता है कि जिस मूल्य पर उसको बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो मूल्य उचित रूप से उसको प्रकट कर रहा है अथवा नहीं। उसके ओनरशिप की जांच की जाती है कि वो संपत्ति जो है वो संस्था की ही है, ऐसा नहीं है वो संपत्ति दायित्व जो संस्था के ना हो, किसी और संस्था उसके हो और हम हमारी बैलेंस शीट में शामिल कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार संपत्तियां जो है वो पूर्णतः संस्था के अधिकार के अंतर्गत है, वो उनके अधिकार के अंतर्गत आती है और उसके ऊपर कोई प्रभार अथवा ये तो नहीं है प्रभार से फ्री है अथवा नहीं, इसके बारे में भी देखा जाता है। और एक्विजिशन, क्या संपत्तियां व्यापार के लिए ही खरीदी गई है, उसका उद्देश्य जो है व्यापार को चलाने के लिए ही था क्या, ये सारी जो प्रोसीजर है यानी ए टू जी तक जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे वेरिफिकेशन की प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। जब भी हम संपत्तियों का जब वेरिफिकेशन करते हैं तो ये सारे प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होता है। इसी तरीके से हमें दायित्वों के बारे में भी यही चीज देखनी होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वेरिफिकेशन के संबंध में पाई जाती है। अब दूसरा जो यहाँ से जो कंसेप्चुअल बात आती है कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो जनरली हम देखते हैं कि जो वाउचिंग प्रोसेस है, वाउचिंग क्या होती है, प्रारंभिक लेखों के संबंध में जो हमने ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं और जिनको पुस्तकों में रिकॉर्ड किया है प्राइमरी बुक्स के अंतर्गत, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके सपोर्टिंग्स के आधार पर यानी वाउचर्स के आधार पर उसको जांच की जाती है। परंतु जो वेरिफिकेशन होता है वो क्या हो गया कि जो प्रिलिमिनरी जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स कर लिए उसके बाद जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन जो है हमें असेट्स और लायबिलिटी के संबंध में स्थितियों को सही प्रकट रूप से उसको प्रकट किया है नहीं किया बैलेंस शीट के अंतर्गत, वो सारी जांच करनी होती है। और जो भी प्रविष्टियां वगैरह की जाती है उनकी सत्यता की जांच जो है मुख्य रूप से प्रमाणकों के आधार पर की जाती है, और जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं उनका फिजिकली इंस्पेक्शन करते हैं असेट्स और लायबिलिटी का और चेक करते हैं, या संबंधित प्रपत्र को देखकर पता किया जाता है कि वो जो है वो असेट्स और लायबिलिटी जो है वो उनकी वेरिफिकेशन की बात की जाती है। और दूसरा जो वेरिफिकेशन है उसके अंतर्गत वाउचिंग शामिल होता है, यानी कि वाउचिंग करने के बाद ही वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है ना, तो वो बड़ा मतलब वेरिफिकेशन के अंतर्गत वाउचिंग भी शामिल होता है। और जो वाउचिंग कार्य है वो आपका जो अकाउंटिंग कर रहे हो आप उसमें कभी भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, परंतु जो वेरिफिकेशन का कार्य है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसको प्रोसेस में ले पाएंगे, क्योंकि हमें देखना होगा उस दिन बैलेंस शीट के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्ति और दायित्वों को शामिल किया गया है और उनका जो है आगे का प्रोसीजर जो पूरा है वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस है ना, उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह है अथवा नहीं, वो एक्विजिशन करना है ना, बिजनेस के लिए है कि नहीं, वो सारी चीजें हम उसके बाद हम चेक करते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वो आपके वेरिफिकेशन के अंतर्गत शामिल होता है। देखो वाउचिंग के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ये कोई संपत्ति है वो संस्था के पास होनी चाहिए, परंतु क्या बैलेंस शीट डेट के दिन वो संपत्ति हकीकत में संस्था के पास अवेलेबल फिजिकली रूप से है या नहीं है, ये जांच करना क्या है, वही आपका वेरिफिकेशन का पार्ट आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिफिकेशन जो प्रोसीजर होता है एक ऑडिटर के द्वारा असेट्स और लायबिलिटी के संबंध में। इससे ही असेट्स और लायबिलिटी की सेफगार्ड का पता चलता है कि बिल्कुल असेट्स और लायबिलिटी जो है वो सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वेरिफिकेशन के अंतर्गत की जाती है। आइए इसके हम अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उनको सोल्व कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्चुअल पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन और जो मैटर हमने अभी देखा है वो बिल्कुल रिलेवेंट है, इतना आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का यह करते हुए कि वह सुनिश्चित करे कि संपत्तियां वास्तव में प्राप्त कर ली गई है। हाँ, ये बात है ही है, संपत्तियां वास्तव में प्राप्त कर ली गई है। सुनिश्चित करे कि चिट्ठे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। स्वयं को आश्वस्त करे कि उनका सही मूल्यांकन किया गया है। और चौथा ऑप्शन है संपत्ति के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के, स्वामित्व की, ओनरशिप की और वैल्यूएशन के संबंध से आश्वस्त करें। यानी कि तीनों ही कार्य जो है वो वेरिफिकेशन के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर आपका जो होगा चौथा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इंक्लूड्स एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड टाइटल एंड वैल्यूएशन एंड चार्ज। यानी हम जानते हैं पांचों ही चीजें होती है, तो हम कहेंगे डी उत्तर जो है उसका यानी चौथा नंबर का उत्तर जो सही होगा। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज डन टू असर्टेन, क्या हमें देखना होता है इसमें, सबसे पहले ही देखना होता है कि उस लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंतर्गत शामिल किया गया कि नहीं किया गया है, और वो अपने बिजनेस से संबंधित है अथवा नहीं,
और वो सही मूल्य पर दिखाई गई अथवा नहीं, ये तीनों ही बिंदु जो सही है, क्योंकि हमें देखना होगा कि जो दायित्व थे वो व्यवसाय से संबंधित थे, और व्यवसाय संबंधित थे तो उनको सही मूल्य पर व्यवसाय के बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इज टू डन टू अ सर्टेन। देखो क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, 2013 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, और वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि वही एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और पोजीशन तीनों की बात कर रहा है, यानी जो डी उत्तर है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये आरएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपके अंकेक्षक निम्नलिखित कार्य सामान्यतः एक विशिष्ट क्रम में पूरा करता है। कौन कौन से कार्य? सबसे पहला परिसंपत्तियों देयता का सत्यापन। देखो वेरिफिकेशन सबसे पहले काम नहीं होता है, लेन देनों का प्रत्ययन, परिसंपत्तियों तथा देयताओं के मूल्यांकन का परीक्षण। देखो सबसे पहला हमारा ये काम होता है, जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो लेन देन हुए हैं, उसके बारे में जो वाउचर्स हमारे पास होंगे उनसे सबसे पहले वाउचिंग करने का काम जो है पहला किया जाता है। यानी जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सबसे पहले हम करेंगे कंप्लीट। उसके बाद उनको लेन देन जिस मूल्य पे हुआ है और फिर उसका हमें प्रॉपर वैल्यूएशन किया नहीं किया है। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं और एसेट के संबंध में जो भी उसका भाड़ा वगैरह जो हमें संस्था तक लाने का जो भी खर्चा होता है, और जब उसको इंस्टॉल करना, अगर किसी प्रकार के टेक्निकल एसेट हमने परचेज की तो उसका इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह सारा उसके अंतर्गत उसकी कॉस्ट में शामिल किया जाता है, और उसका कुल मूल्य को हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है, ये हम जानते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या उसका जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर किया गया है अथवा नहीं, यानी जो एक्सपेंडिचर जो किए गए हैं असेट्स को रेडी टू यूज करने के लिए, वो सारे उसको कैपिटलाइज करना है। तो वो हमें देखना होगा कि उसका प्रॉपर वैल्यूएशन हमने बैलेंस शीट के अंतर्गत किया है नहीं किया, वो आपका दूसरा काम हो जाता है, यानी बी सी। एंड देन उसके बाद हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे, जो प्रोसीजर है आपका डिस्क्लोजिंग का, एग्जिस्टेंसी का, ओनरशिप चेक करने का, उसका चार्जेस चेक करने का, ये सारा काम उसके वेरिफिकेशन के अंतर्गत करेंगे। तो यानी जो सबसे पहला उत्तर जो है बी सी है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो माल प्रेषण पर भेजा गया उन कंसाइनमेंट जो है स्टॉक, तो उसका वैल्यूएशन हम क्या करते हैं, हम जानते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में हमें दिखाना है तो उसे हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर हमें दिखाना होगा। हमारे कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है, और यदि हम इसको इस पर नहीं दिखाते तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच का अवहेलना करते। तो हमें देखना होगा कि जो हमने रूल्स और रेगुलेशन है उसका कंप्लेंस किया है नहीं किया है। तो यहाँ देख लीजिए, लागत और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम है उस मूल्य पर दिखाना होगा, यानी कि दूसरा नंबर का जो उत्तर है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑडिटर उस इमारत की मूल्यांकन का सत्यापन करे से ग्राहक ने खुद बनाया। यानी कि कोई किसी संस्था का वो ऑडिट कर रहा है, ऑडिट में भी क्या कर रहा है, बिल्डिंग को चेक कर रहा है, और बिल्डिंग जो उस संस्था के द्वारा खुद ने बनाई है, तो उसको क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट होगा और कौन सी कम रिलेवेंट होगी, कुछ ऑप्शन हमें दिए हैं। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। जैसे ठेकेदार का बिल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो संस्था है वो अगर बिल्डिंग बना रही है तो ठेके के आधार पर बना रही है, तो ठेकेदार का बिल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। फिर जो है आपका निदेशक मंडल की बैठक के कार्यरत जो नोट्स होते हैं, जो मीटिंग होती है उनके मीटिंग का जो मीटिंग नोट्स होते हैं वो उसके बारे में बोल रहा है। इंजीनियर आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्र, बिल्कुल ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम ठेकेदार को पेमेंट करते हैं। और ऋण करार, अगर उसके संबंध में अगर लोन वगैरह लिया गया है तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। परंतु जब दूसरा ऑप्शन है वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, जो डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के जो पॉइंट्स हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, परंतु ये तीनों जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उस बिल्डिंग का जब भी हम वेरिफिकेशन करेंगे उसके संबंध में। क्वेश्चन नंबर 8, संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया मूल्य स्वामित्व की जांच करना, ये तो है ही। विद्यमानता और अधिकार की जांच करना, ये भी है। संपत्ति पर किसी प्रभाव के होने की जांच करना, यानी तीनों ही जो है वो आपके ऑप्शन है जो वो आपकी संपत्ति के सत्यापन में शामिल होते हैं। परंतु चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा सही और प्रमाणिक है उसकी जांच करना, बिल्कुल ये वाला जो काम है, जो चौथा ऑप्शन है वो आपका वाउचिंग का काम होता है, तो ये वेरिफिकेशन का काम नहीं है। तो हम कहेंगे सही उत्तर कौन सा हो गया? चौथा उत्तर हो गया। संपत्तियां सत्यापन में सम्मिलित क्या नहीं है? संपत्ति के मूल्य की जांच की जाती है। संपत्ति के बाजार में उपलब्धता की जांच, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है कि मार्केट में उपलब्ध है अथवा नहीं, उससे हमें क्या करना। संपत्ति की विद्यमानता की जांच हम करते हैं। संपत्ति के स्वामित्व की जांच, यानी कि ये तो तीनों पॉइंट तो सही है, परंतु जो चौथा है वो हमें संपत्ति के सत्यापन में शामिल नहीं होता। तो हम कहेंगे कि जो नंबर 2 है वो सही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी ये सारा जो है पार्ट है वो हमें वेरिफिकेशन के संबंध में देखना है और समझना है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको। धन्यवाद।